मुंबई से खबर है जहां ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर खड़ी एक गाड़ी में अचानक आग लग गई है। गाड़ी के बोनट पर आग की लपटें उठती दिखकर ड्राइवर ने जल्दी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। इस दौरान वहां से दूसरी गाड़ियों की आवाजाही जारी है, लेकिन कुछ दो पहियों में आग लगने को देखकर लोग हैरान हो गए, वहीं रुक गए। इस बीच आसपास के लोगों ने ड्राइवर की मदद की और आग बुझाने वाली मशीन से आग पर काबू पाया। फिलहाल आग की वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दो तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, गाड़ी में आग लगी और आग को बुझाने के दौरान किस तरह से लोगों ने बहुत तेजी दिखाई। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस वे हाईवे पर ये खड़ी कार अचानक आग की लपटों से घिर गई, जिसमें ड्राइवर ने किसी तरह से अपनी जान बचाई और उसकी मदद की। इसमें आसपास से गुजर रही दूसरी गाड़ियों ने, जिसमें बैठे हुए ड्राइवर तुरंत बाहर निकले और इसकी मदद करने के लिए पहुंचे। विवेक गुप्ता हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े। विवेक, कब की घटना है और अब पूरी तरह से आग बुझा ली गई है? आपको बताना चाहिए कि मुंबई के कांजूमार्ग के इलाके के जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है वहां की ये घटना है और बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड और मुंबई पुलिस के मुताबिक दोपहर के एक बजे के आसपास जब स्कॉर्पियो गाड़ी वहां से गुजर रही थी तो अचानक उस कार में आग लग गई। लेकिन राहत की बात यह कि आग जैसे ही लगी वैसे ही उसके कार में ड्राइवर जो मौजूद था और कुछ लोग मौजूद थे वो आनंद फानंद में उतर गए। और जो आसपास के इलाकों में जो आसपास के जो लोग थे जो चश्मदीद, तो उन्होंने किस तरीके से पानी और फायर एक्सटिंग्विशर लाकर उस आग को बुझाने की कोशिश की। अभी फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची हुई है और आग को पूरी तरह से काबू कर लिया गया है। विवेक, एक बार फिर से मैं ये तस्वीरें दिखा रही हूँ। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर खड़ी ये गाड़ी, जिसमें अचानक आग लगी। गाड़ी के बोनट पर आग की लपटें उठती दिखी तो ड्राइवर ने जल्दी से बाहर निकलकर अपनी जान को बचाया। इस दौरान वहां से दूसरी गाड़ियां भी लगातार आती जाती रहीं, लेकिन कुछ लोग वहां रुके और यहां पर रुककर उन्होंने वो जो गाड़ी में आग लगी थी उसे बुझाने की कोशिश की और ड्राइवर की भी मदद की। फिलहाल आग पूरी तरह से बुझ गई है, लेकिन ये आग लगी कैसे, इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। विवेक, और क्या अपडेट है इस बारे में? बिल्कुल ठीक है। आपने देखिए आग किस वजह से लगी अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। फायर ब्रिगेड का साफ तौर पर कहना है कि जब भी किसी कार में या फोर व्हीलर टू व्हीलर में आग लगती है तो बाकायदा उसकी जांच की जाती है, लेकिन जो शुरुआती जांच में पता चला कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से आग लग गई थी। लेकिन राहत की बात है कि ड्राइवर ने जैसे ही बोनेट से धुआं देखा वो तुरंत आनंद फानंद में गाड़ी से उतरता है और आसपास के जो गाड़ियां वहां से गुजर रही थी उनमें से एक शख्स ने फायर एक्सटिंग्विशर उनकी कार में रहते उसको निकालकर आग बुझाने की कोशिश भी की। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है और फायर ब्रिगेड को तुरंत कॉल किया गया और फायर ब्रिगेड में पहुंचकर पूरी आग पर काबू पा लिया गया है और आप जांच कर रहे हैं कि आखिरकार आग किस वजह से लगी। विवेक, शुक्रिया जानकारी के लिए। हरियाणा के झज्जर से खबर है, जहां झज्जर में कार में सवार 4 बदमाशों ने सरेआम एक लड़की को अगवा किया है। लड़की के अपहरण की तस्वीर पास में लगे एक सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरों में साफ दिखा कि लड़की अपनी मां के साथ लौट रही थी, तभी पीछे से एक कार आई। पास पहुंचते ही बदमाशों ने कार के पीछे का दरवाजा खोल दिया और चलती कार में ही लड़की को खींच लिया। इस दौरान बदमाशों ने लड़की की मां को धमकी भी दी। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लड़की के अपहरण के दौरान वो वाकया जब एक कार वहां पहुंचती है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 4 लोग सवार थे, उसमें से एक बदमाश बाहर निकलता है और 2 महिलाएं और ये लड़की जो रास्ते में आगे बढ़ रहे थे बीच में उतरकर कुछ बातचीत करता है और बीच से उस लड़की को खींचकर गाड़ी में बिठा लेता है और फिर बहुत तेजी से गाड़ी वहां से रफू चक्कर हो जाती है। मोहित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मोहित, कुछ और जानकारी मिल पाई है इस वाकये से जुड़ी हुई? देखिए, अभी हरियाणा पुलिस का बस इस मामले में यही कहना है कि तफ्तीश जारी है और गाड़ी को लेकर काफी डिटेल उनके पास आ चुकी है, लेकिन वो अभी शेयर करना नहीं चाह रहे और उसी आधार पर आगे तफ्तीश को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो पीड़ित लड़की की मां है वो भी लगातार पुलिस के पास ही है। उनको अपनी बेटी को बचाने के दौरान हल्की फुल्की उनको चोटें भी आई हैं, उनको फर्स्ट एड दिया गया। उसके बाद उनको सदमे से थोड़ा बाहर निकालकर उनके बयान दर्ज किए गए हैं और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस अपहरण के पीछे वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई लड़के थे जो कि लगातार लड़की को परेशान कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। एक ये तफ्तीश का एंगल है, दूसरा पारिवारिक रंजिश के एंगल से भी मामले की तफ्तीश की जा रही है। जो जितने भी झज्जर काफी नजदीक है दिल्ली से, तो उसके आसपास के जितने इलाके हैं और खासतौर पर जो दिल्ली और हरियाणा की सीमाएं हैं
वहां पर अलर्ट घोषित किया गया है। इस गाड़ी को लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हरियाणा पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। जी मोहित, चूंकि एक और लड़की भी साथ में दिख रही है जब ये अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया है, माँ तो सदमे में है, अभी इस हालत में नहीं है कि कुछ बता पाए, लेकिन वो जो साथ में एक और लड़की या महिला है, क्या वो कुछ बता पा रही है कि क्या बातचीत हुई बदमाश और माँ के बीच में? देखिए, ये दो महिलाएं थी जो कि जिनमें से एक पीड़ित लड़की की मां है और पीड़ित लड़की एक सिलाई केंद्र में जाती है जहां पर उसकी मां उसे लेने जाती है रोजाना और फिर बाद में ये लोग पैदल ही घर जाते हैं। आज एक अन्य महिला भी उनके साथ मौजूद थी। तो फिलहाल वो अन्य महिला सिर्फ घटना के बारे में तो बता पा रही है और इसी जहां पर ये पूरी घटना हुई वहां से थोड़ी दूर पे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनकी आंखों के सामने घटना हुई है। उन्होंने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश भी की, गाड़ी को रुकवाने का प्रयास किया, वो भी हल्के घायल हुए हैं, लेकिन वो गाड़ी को रोक नहीं सके। तो फिलहाल ये तीन इस मामले में बड़े गवाह हैं। एक तो लड़की की मां है, इसके अलावा उनके साथ उनकी जो एक और सहयोगी महिला थी वो, और एक बुजुर्ग जिन्होंने इस पूरी वारदात को देखा और गाड़ी को रुकवाने की कोशिश भी की। तीनों से जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मामले में अब लड़की का जो फोन कॉल डिटेल्स हैं उसको भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि उससे भी पता लग सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि लड़के इस लड़की को लगातार परेशान कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया हो। तो ये भी एक तफ्तीश का एंगल है और इस एंगल के आधार पर भी हरियाणा पुलिस तफ्तीश कर रही है। जी, पीली नंबर प्लेट लगी हुई है गाड़ी पर मोहित, और ऐसे में कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि ये टैक्सी हो, तो इसके नंबर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, नंबर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है और पुलिस को यह भी आशंका है कि हो सकता है या तो ये गाड़ी चोरी की हो, सिर्फ वारदात में इस्तेमाल करने के लिए इसको कहीं से चुराया गया हो या लूटा गया हो। ये भी एक एंगल हो सकता है। और दूसरा एक एंगल ये हो सकता है कि जानबूझकर इन लड़कों ने जो गाड़ी की नंबर प्लेट थी उसको तब्दील कर दिया हो ताकि बाद में पुलिस को धोखा दिया जा सके। ये भी तमाम एंगल है जिन पर तफ्तीश की जा रही है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में हरियाणा पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है। झज्जर के नजदीकी बहादुरगढ़ लगता है, जहां से हरियाणा की सीमा, माफ कीजिएगा, दिल्ली की सीमा काफी नजदीक है। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि वारदात को अंजाम देने के बाद ये लोग दिल्ली में एंटर हो गए हो। ये एक बड़ा जांच का मुद्दा है और इसी आधार पर जो दिल्ली के साथ लगती हुई सीमाएं हैं हरियाणा की, झज्जर और बहादुरगढ़ की, वहां पर खासतौर पर अलर्ट रखा गया है और हरियाणा पुलिस लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। दिल्ली पुलिस से भी मदद मांगी जाएगी। अगर जल्दी इस मामले में कोई क्लू नहीं मिलता है तो ये भी आशंका है कि लड़के कहीं दिल्ली के रास्ते आगे कहीं भागने की फिराक में ना हो। इसी वजह से दिल्ली पुलिस से भी मदद लेने की तैयारी हरियाणा पुलिस कर रही है। लगातार इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो भी क्लू मिल रहा है उसको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करना पड़ेगा मोहित, जैसा आप बता रहे हैं, क्योंकि इस बात की संभावना है कि वो बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे तो फिर और दिक्कतें आ सकती है इन्वेस्टिगेट करने में इस पूरे केस को। झज्जर की तस्वीरें आप दिखा रहे थे, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर उज्जैन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज के ऑडियो को लेकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की, धज्जियां उड़ाई और बिना मास्क लगाकर प्रदर्शन करते रहे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जब वहां पुलिस पहुंची तो पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच गुत्थम गुत्था भी देखने को मिली, जिन्हें पुलिस पहले समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बात नहीं सुनी तो उन्हें गाड़ी में उठाकर ले गए। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया ये सरकार की नीति है, ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं। मनोज शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मनोज, जरा बताइए, जो कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा था अब वो काबू में है या फिर और भी सख्ती की जरूरत पड़ रही है? अब कांग्रेस ने तय किया था कि वो हर जगह पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इस तरह के प्रदर्शन होगी, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। मुख्यमंत्री के बयान को तूल देने का काम कांग्रेस बीते 24 घंटे से लगातार कर रही है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं सावेर के, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो ये सारी तैयारी दरअसल माहौल बनाया जा रहा है उपचुनाव के लिए। और कांग्रेस इस तरह के प्रदर्शन खासतौर पर उन इलाकों में करेगी। 16 सीटें जो कि ग्वालियर चंबल इलाके में आती हैं वहां पर करेगी। साथ ही साथ कांग्रेस कह रही है कि मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर जो इंदौर का प्रदर्शन था पूरी तरह से काबू में है। पुलिस ने तमाम जो प्रदर्शन करने वाले लोग थे उनको सबको तितर-बितर भी कर दिया है और साथ ही साथ जो लोग किसी तरह की, जैसे हम कहें, उपद्रव टाइप का कर रहे थे तो उनको भी पुलिस ने डिटेन किया है।
जी मनोज, आप लगातार बने रहिएगा, हमें जानकारियां देते रहिएगा। असल में शिवराज सिंह चौहान के जिस वीडियो का कांग्रेस विरोध कर रही है वो 2 दिन पहले वायरल हुआ था और उस वीडियो में शिवराज सिंह चौहान ने कहते हुए उन्हें सुना गया कि कमलनाथ सरकार को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर गिराया गया। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान में ग्रेफाइट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने फैक्ट्री के गेट पर पहुंचकर हंगामा किया। यह हंगामा 2 मजदूर संगठनों के बीच आपसी मतभेद को लेकर शुरू हुआ। दोनों ही संगठन टीएमसी से जुड़े थे, जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर आपस में भिड़ गए। बड़ी संख्या में मजदूर कंपनी के गेट पर पहुंचे और गेट खुलवाने की कोशिश करने लगे। इस बीच वहां मौजूद पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम दिखे। मजदूर काफी देर तक हंगामा करते रहे, जबकि कुछ मजदूर जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। बताया गया कि एक मजदूर संगठन ने दूसरे मजदूर संगठन पर बाहर से मजदूरों को लाकर काम करवाने का आरोप लगाया, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। तो पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान में ग्रेफाइट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने फैक्ट्री के गेट पर यह हंगामा किया है। यह हंगामा 2 मजदूर संगठन जिनका ताल्लुक टीएमसी से ही है, उन दोनों के बीच हुआ। काफ़ी ज़्यादा मुद्दे कुछ ऐसे निकले कि आपस में ये लोग भिड़ गए। उसके बाद एक संगठन ने दूसरे संगठन पर ये आरोप लगाया कि वो दूसरी जगह से मजदूरों को लाकर यहाँ काम करवा रहे हैं, जिससे उनका काम प्रभावित हो रहा है। और काफ़ी देर तक इसी तरह का हो हंगामा चलता रहा। कुछ मजदूर ज़मीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे इस दौरान, और एक मजदूर संगठन ने दूसरे मजदूर संगठन पर ये बाहर से मजदूरों को लाकर काम करवाने का आरोप लगाया, जिसके बाद ये हंगामा और ज़्यादा बढ़ता चला गया। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। खुले मैदान में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर देखते ही देखते आग की लपटों से घिर गया। धुधुक कर जलते हेलीकॉप्टर में चारों तरफ धुएं का गुबार छाने लगा। फिलहाल इस हादसे में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है और ना ही इसकी वजह का पता चल पाया है। तो तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये रिहाइश इलाका नहीं है। खुले मैदान में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को देखते ही देखते आग की लपटों ने घेर लिया। धू-धू कर जलते हेलीकॉप्टर से चारों तरफ धुएं का गुबार छाने लगा। फिलहाल इस हादसे में किसी के घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है और ना ही इसका पता चल पाया है कि आखिर ये हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हुआ। बिहार के कटिहार में जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान कई लोगों के हाथों में बड़ी लाठियां नजर आई। 2 लोग पहले आपस में भिड़े और एक दूसरे को पीटने लगे, जिसके बाद हंगामा और बढ़ा और दोनों पक्षों के बीच लाठियों से भी मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तो ये तस्वीरें बिहार के कटिहार की है, जहां पर जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और इस दौरान कई लोगों के हाथ में बड़ी लाठियां नजर आई हैं और दोनों लोग पहले आपस में भिड़े हैं और फिर एक दूसरे को पीटने लगे हैं, जिसके बाद हंगामा काफी बढ़ गया। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। भारतीय फौज ने सीमा पार से हो रही पाकिस्तानी सेना की फायरिंग का करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना की जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान के एक मेजर समेत 3 सैनिक मारे गए हैं। कई पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने की खबर है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 2 पोस्ट भी पूरी तरह तबाह हो गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, क्या जानकारी फिलहाल? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का वायलेशन जारी था, जिसकी जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने की है। कल भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया था। पुंछ और रजौरी के उस पार के इलाके में इनके 5 सैनिक मारे गए थे और 10 के करीब चौकियों को तबाह किया था। और आज हाजीपीर इलाके में पाकिस्तान ने सुबह शेलिंग शुरू की थी, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है, जिसमें हाजीपीर के पास 2 पोस्टों को तबाह किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी सेना का एक मेजर रैंक का अधिकारी और 2 अन्य जवान जो हैं वो उसमें मारे गए हैं और कई जवान वहां पर उनके घायल हुए हैं। और लगातार जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की जारी है। जिस तरह से पाकिस्तान पिछले 2-3 महीने से एलओसी पर भारतीय सेना की पोस्टों को रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा था। तो जैसे आप बता रहे हैं कि रिहायशी इलाकों को बार बार टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से दिख रही है, ऐसे में अभी भी चूंकि लगातार फायरिंग हो रही है, तो रिहायशी इलाकों में कुछ एक्शन लिया गया है कि इलाकों को खाली किया जाए ताकि सिविलियंस उनको कम नुकसान हो? देखिए, जो पुंछ और रजौरी का इलाका है या फिर उड़ी सेक्टर या रामपुर सेक्टर कश्मीर में है, वहां पर पहले से ही प्रशासन ने लोगों को हिदायत दी हुई है कि जैसे ही शेलिंग या फायरिंग शुरू हो
वो घरों के भीतर ही रहें। जो पुलिस जितने भी हॉस्पिटल इन इलाकों में हैं वो पहले से ही अलर्ट पर है कि अगर ज़्यादा शेलिंग होती है तो लोगों को इवैक्यूएट भी किया जाए, अगर कोई इंजर्ड होता है तो उसका इलाज भी किया जाए। जैसे आज उड़ी सेक्टर में एक महिला भी घायल हुई है, उसका भी मौके पर टीमों ने इलाज किया है। तो अलर्ट पहले से ही लोगों को किया गया है और लोगों से कहा गया है कि फायरिंग के दौरान घरों से बाहर ना निकले। शुक्रिया पवन, लगातार आप खबर पर अपडेट देते रहिएगा। पिछले 2 दिनों से एलओसी पर पाकिस्तान के उकसावे वाली कार्रवाई का भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत ने एलओसी पर हो रही पाकिस्तान की गोलाबारी का करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान की 10 चौकियों को पूरी तरह से तबाह किया है। अभी तक की जानकारी यह है कि पाकिस्तान के 8 जवान भारत की जवाबी कार्रवाई में मारे गए हैं, जबकि कई घायल हुए हैं। पाकिस्तान पिछले 2 दिनों से एलओसी पर लगातार गोलाबारी कर रहा है और इसी दौरान गुरुवार को मंजाकोट इलाके में भारतीय फौज का एक जवान शहीद हुआ। इसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें पीओके के इलाके में पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फौज की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को समानी और नील इलाके में ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ कराने के दौरान नाकाम होने के बाद पाकिस्तान एलओसी पर गोलाबारी करता है। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ सेना ऑपरेशन ऑल आउट से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इसी की वजह से उसने पिछले 10 दिन में 114 बार गोलाबारी की है। पाकिस्तान इस साल 2027 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। उसने पाकिस्तान की तरफ से ये गोलाबारी आतंकियों की घुसपैठ के लिए की जाती है। पिछले साल तो पाकिस्तान ने 3168 बार सीज फायर तोड़ा था। भारतीय सेना ने पीओके में आतंकियों के एक लॉन्चिंग पैड को भी तबाह कर दिया। दावा है कि निक्का पीर नाम के इस लॉन्चिंग पैड में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का जमावड़ा था। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये लॉन्चिंग पैड तबाह किया गया उस वक्त इसमें बड़ी संख्या में आतंकी मौजूद थे। हालांकि यहां कुल कितने आतंकी रहे होंगे, फिलहाल इस पर जानकारी नहीं मिल पाई है। इधर गुजरात के अमरेली में पिछले कई दिनों से भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। हालात यह है कि बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और सड़कें भी नाले बन गई हैं। सौराष्ट्र इलाके में भी पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। ये बारिश कितनी तेज है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है। अमरेली के साथ साथ सौराष्ट्र, कच्छ और पूरे दक्षिण गुजरात में पिछले 5 दिनों से भारी बारिश के हालात बने हुए हैं। तो बारिश के बाद पूरे जो इलाके हैं वो किस तरह से पानी की जद में हैं, ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। गुजरात के अमरेली में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है और उसी वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। हालात इस कदर हैं कि बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें भी नाले बन गए हैं। सौराष्ट्र इलाके में भी पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है और ये बारिश कितनी तेज़ है इसका अंदाज़ा आप लगाइए इन तस्वीरों को देखकर कि सड़क पर चलना भी मुश्किल है। सड़क दिखे तब तो कोई चले, पानी ही पानी नज़र आ रहा है। अमरेली के साथ साथ सौराष्ट्र, कच्छ और पूरे दक्षिण गुजरात में पिछले 5 दिनों से भारी बारिश के हालात बने हुए हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण में एक दुकान में भीषण आग लग गई। बताया गया कि आग कपड़े की दुकान में लगी है, जिसकी वजह से आग तेजी से भड़की, जिसमें सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन तंग गली में दुकान होने की वजह से दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो कपड़े की दुकान में भीषण आग लगने की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये कहा गया कि काफ़ी समय ज़रूर लगा लेकिन आग पर काबू पा लिया गया। दरअसल आग कपड़े की दुकान में लगी, जिसकी वजह से आग तेज़ी से भड़की, जिसमें सारा सामान रखा हुआ राख हो गया। सूचना मिलने पर दमकल की टीम वहां पहुंची। तंग गलियों की वजह से दुकान तक पहुंचने में समय ज़रूर लगा, लेकिन बहुत देर बाद आग पर काबू पा लिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर चिंता जताई है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि टेस्टिंग कम क्यों हो रही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एलएनजेपी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के साथ मृतकों के शव रखे जाने पर भी दिल्ली सरकार और अस्पताल प्रबंधन से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ ही दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का जिक्र करते हुए बीजेपी नेता संबित पात्रा ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है। आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को जाग जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को, जिसके पास पब्लिसिटी में खर्च करने के लिए तो बहुत पैसे हैं, किंतु जो मूलभूत आवश्यकताएं दिल्ली में आज आवश्यक है, उसके लिए वो कहीं ना कहीं राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। हम सिर्फ बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि थोड़े दिनों के लिए इस प्रकार की राजनीति को वो दरकिनार करें। पब्लिसिटी अभी छोड़ सकते हैं, आप उस पैसे को जनता पे खर्च करिए। इधर राज्यसभा सचिवालय ने राज्यसभा सांसदों के लिए ट्रेनों में बुकिंग को लेकर नियमों में बदलाव किए हैं। राज्यसभा सांसदों से अपील की गई है कि जो टिकट इस्तेमाल नहीं हो रहे उन्हें कैंसिल करवा लिए करें। अगर ऐसा सांसद नहीं करते हैं तो जिन टिकटों पर सांसदों ने यात्रा नहीं की है उनकी कीमत राज्यसभा सचिवालय सांसदों से ही वसूलेगा। राज्यसभा सचिवालय ने पाया कि कई सांसद एक ही दिन में यात्रा करने के लिए कई ट्रेनों में आरक्षण करवा लेते हैं। ऐसे में सचिवालय रेलवे को उन बुकिंग के लिए पैसे रिफंड करता रहा है जिन पर सांसद यात्रा नहीं करते। राजस्थान में कांग्रेस खेमे में आज भी जबरदस्त हलचल रही। राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल के विधायकों के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद राज्यसभा के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कई गंभीर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यसभा का चुनाव 2 महीने पहले हो सकता था, लेकिन खरीद फरोख्त पूरी न होने से राज्यसभा चुनाव टला। 19 तारीख को चुनाव है राज्यसभा के लिए। ये चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, तैयारी हो गई थी। उसके बावजूद अचानक ये चुनाव को कोई बिना कारण के पोस्टपोन कर दिया गया। उस वक्त मैंने कहा था कि हाउस ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई बीजेपी की, इस कारण से पोस्टपोन किया गया। गुजरात के हमारे साथी यहाँ के बैठे हुए थे, कोई कारण नहीं था। वही सामने आ गया कि जब वापस चुनाव शुरू हुए हैं तो 4 लोग वहाँ पर इस्तीफा दे चुके हैं गुजरात के अंदर। किस प्रकार डेमोक्रेसी की हत्या हो रही देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, पूरा देश जानता है। 2 लोग फैसले कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो डेमोक्रेसी में अच्छी परंपरा नहीं है। और इधर यूपी के जौनपुर में 2 गांवों के बीच जमकर पथराव हुआ है। आरोप है कि एक गांव के लोग दूसरे गांव की महिलाओं पर फप्तियां कसते थे, जिसको लेकर दोनों गांव के लोग आमने सामने आ गए। दोनों गांवों के बीच नदी है। ऐसे में गांव वाले नदी के दोनों किनारों पर खड़े होकर एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने लगे, जिनमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने अब इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जेल भेजा है। तो तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर की, जहां पर ये मामला सामने आया है कि एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों पर, महिलाओं पर फप्तियां कसते हैं। इस बात से नाराज इन गांव वालों ने दूसरे गांव के लोगों को सबक सिखाने के लिए इस तरह का तरीका अपनाया कि नदी के एक पार से दूसरे पार पत्थर फेंके, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने अब तक इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोरोना से जूझते देश के अस्पतालों में खून की कमी की खबरें लगातार आ रही हैं। रक्तदान करने वाले लोग अस्पताल में जाने से डर रहे हैं। ऐसे हालात में हम कैसे सुरक्षित रक्तदान करें और खून की कमी से निपटें? कैसे महामारी के दौर में रक्तदान से जुड़ी अफवाहों और आशंकाओं को दूर करें? इसके लिए न्यूज़ 18 इंडिया और फेसबुक ने एक पहल #सेफ ब्लड सेव लाइव एक दान जिंदगी के नाम शुरू किया है। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है और इस दिन शाम 4:30 बजे आप न्यूज़ 18 इंडिया पर इस पहल से जुड़िए। शो के दौरान आप न्यूज़ 18 इंडिया के फेसबुक पेज पर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं।